हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये जो वीडियो है, जो अभी पहला पार्ट आपने देखा होगा इसका, ये उसका सेकंड पार्ट है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए बार-बार आपको ये सीरीज कराई जा रही है पिछले वर्ष की, क्योंकि यही कंक्लूजन निकला है। अभी तक पहले भी जब हम तैयारी कराते थे या आज भी अगर ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है पिछले सालों से, तभी भी यही पैटर्न हो रहा है कि पिछले सालों के क्वेश्चंस ही अलग अलग तरीके से आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा और इसी से रिलेटेड शायद आपको कुछ फैक्ट्स जरूर देखने के लिए मिलेंगे, और बाकी बहुत सारे वीडियोज हैं उनको भी जाके देख लीजिए। और इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके का पेपर रहता है तो काफी चीजें समझ आ जाती है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित, और ये ईवीएस का पेपर है। ठीक है, ईवीएस प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? भाई कौन सी हो सकती है? सुना ही होगा बचपन से कि मलेरिया जो होता है वो जल जनित रोग होता है, क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती हैं आराम से, जिनके काटने पर मलेरिया जैसा बुखार होता है। जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। देखिए, वही मैंने कहा था पहले वीडियो में भी कि क्वेश्चन एक करेंगे पर पता नहीं कितने फैक्ट्स हो जाते हैं, एक में मिनिमम एक फैक्ट्स एक्स्ट्रा होगा। आप करेंगे 30 क्वेश्चन, होंगे 60 क्वेश्चन से ज्यादा ही। ठीक है, निमोनी नामक जीवाणु से होता है, तथा पोलियो विषाणु जनित एवं चेचक भी विषाणु जनित रोग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हम तो यही कोशिश करते हैं जो आप पढ़ के जाएं पेपर में उसी से रिलेट कर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक है? ठीक है, आसोम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक, कौन सा ठीक है? बताइए कौन सा ठीक है? असम बिहू। ठीक है, बिहू असम का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, लावड़ी पुणे का है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन एक कर रहे हैं पर फैक्ट्स बहुत सारे क्लियर होते जा रहे हैं। कथक उत्तर भारत का है शास्त्रीय नृत्य, और ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, और कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसीलिए कहते हैं कि आप ना क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि देखते हैं सामने तो आंसर है, हम मूव कर देते हैं जल्दी से देख के, बट वो नहीं करना है। देखिए, अगर अच्छी तैयारी करनी है तो चीजों को एकदम माइंड में ऐसे करके जाइए कि वहां पे कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। मुफ्त में मिलती है। अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। भाई इनसे पूछो, क्या कहते हैं, वहां जो इस चीज का क्या मतलब है? बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो देखिए इसका लॉजिकल आंसर देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शंस भी देते हैं जिनसे आप एग्जाम करते करते एंटरटेन भी हो जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां होती हैं, ठीक है, जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। तो एस्किमो पता चल गया। अगर पूछ लिया जाए भाई एस्किमो क्या है, तो आप बता दोगे क्या है? जनजाति, और जो अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर की गर्मी का एहसास होता है। तो इसका कौन सा आंसर ठीक हुआ? बी हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ठीक है, नहीं पे ध्यान रखिए, नहीं वाली। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी नहीं है। बरगद के पेड़ की, बरगद के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? बरगद के पेड़ की जड़ें क्या नहीं करती हैं? भोजन का भंडारण नहीं करती।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, अब देखिए शिक्षक आप बनने ही जा रहे हैं, पहले ही आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया। एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होगी भाई? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पठनानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार कराना और पहले से पाठ योजना तैयार करना। बताइए आप क्या करेंगे? हाँ, सही। आप ये काम क्यों करने लग गए भई? शिक्षार्थियों को सॉरी, एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप ये काम क्यों करेंगे भई? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करने लग जाओगे, पहले दिन ही जाके। शिक्षार्थियों के लिए पठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करने लग जाओगे पहले दिन जाके, ठीक है? और पहले से ही पाठ्य योजना तैयार कर लोगे भई, करोगे ये काम भी करोगे, बट देखते हैं कि मेन इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है? क्या होगा? पहली प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता की बात की है, काम की नहीं। काम तो सारे ही करने हैं, पर प्राथमिकता किस काम को देनी है? क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हो, भाई प्राथमिकताओं का पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कक्षा में जो अलग-अलग संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनकी पहचान की जाए। तत्पश्चात उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों के अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो, ठीक है? क्योंकि देखिए बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वो कई अलग-अलग तरीके के क्षेत्रों से आते हैं, संस्कृतियों से आते हैं। यदि तो उनको पहचान कर लीजिए, फिर उनके अकॉर्डिंग पढ़ाइए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। उनको हमें ही समझना पड़ेगा, जब वो बड़े हो जाएँगे तब एक अलग प्रकृति हमें अपनानी पड़ेगी। बट छोटे होते हैं तो हमारे ऊपर ही उनके भविष्य की ज़िम्मेदारी होती है, इसीलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए भई सीटेट ने ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा ही इसीलिए हमारी एलिजिबिलिटी को जानने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां क्या है, क्यों है? बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। बताइए क्यों, क्या करती है? ए, बी और डी। अब देखते हैं ए, बी और डी क्यों कहा और सी क्यों नहीं कहा, ठीक? कविता एवं कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कहानी बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, साथ ही समृद्ध अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं तथा कविता एवं कहानी के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता तथा सौंदर्य बोध का पोषण करके उनका विकास किया जा सकता है, ठीक है? अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या नहीं करती हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, कभी जो यही क्वेश्चन है किसी और तरीके से आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें थोड़ा-सा भाई सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही एग्जाम है, गए और हो गया। नहीं है भाई, एग्जाम एग्जाम की तरह ही होता है। बट हाँ, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, इतना दिमाग में। क्लास 5th की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? किसको पाते हैं? संदर्भ पुस्तकों को, पोस्टर्स को, समाचार पत्र को या पाठ्य पुस्तक को? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? समाचार पत्र है। वो कैसे है? ध्यान कर लीजिए। ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र सबसे उपयुक्त सामग्री होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में तत्कालिक परिस्थितियों एवं उसके किए गए कार्यों का विवरण दिया गया होता है, जिस कारण बच्चों में अधिक वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, ईंधन के संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए। ठीक है, कभी लग रहा हो आपको कि संदर्भ पुस्तकें हो या पोस्टर होगा, नहीं। ठीक है, समाचार पत्र ही सबसे उपयुक्त सामग्री है।
आगे देखिए, क्योंकि वहां पे लॉजिकल भी आपको देखना पड़ेगा कि सबसे लॉजिकल आंसर, सबसे बेस्ट आंसर क्या लग रहा है, लॉजिकली सोचना पड़ेगा चीज। ठीक, ओके। अब क्लास फोर्थ की एक शिक्षिका हैं, शिक्षार्थियों से क्या कहती हैं कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। ठीक है, इन फोल्डरों को कहा जाता है, भाई इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है, इन फोल्डरों को पोर्टफोलियो कहा जाता है। दत्त कार्य नहीं कहा जाता, परियोजना कार्य नहीं कहा जाता, घटना वृत्तांत अभिलेख नहीं कहा जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है इस तरीके का। कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ये आता है पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें भी, 15 क्वेश्चन ही हैं। पहला पार्ट तो बन ही चुका है, वो आ गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब देखिए, अब 6 क्वेश्चन और बाकी बचे हुए हैं करने के लिए बस। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं, भाई ये जो पाठ्य पुस्तक में जो हमारा जो प्रकरण है उसको शामिल किया है, इसमें क्या इसका वो हो सकता है, देखते हैं क्या हो सकता है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप्स में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है या सही है। केवल डी, केवल ए बी सी, सॉरी ए बी और सी, ए बी सी और डी, या फिर केवल ए। तो हमारा क्या आंसर है, बी, ए बी सी, ए बी सी। तो क्या है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है और यह घटना स्पेसशिप भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है और रूढ़िवादिता को भी चुनौती दी। ठीक है, अब देखिए क्लास फिफ्थ की कक्षा सॉरी पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में विषय वस्तु शामिल करने के लिए निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये चीजें पता हो सकती हैं, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा नहीं, कंसेप्ट नहीं समझाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा समझने के लिए तो और भी बहुत सारे टॉपिक है, इससे नहीं समझेंगे। ठीक, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डेडिकेटेड वीडियो है, तो इसमें क्वेश्चंस पे ही या फिर उसी समय हमें लगता है आपको समझाना चाहिए, उस पे हम फोकस कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। ठीक है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। देखिए, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जाता है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं और शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो देखिए, साफ साफ पढ़ते ही पता चल गया नेगेटिव सा पॉइंट कहाँ गया, चिंतन सीमित। भाई एक टीचर जो है वो चिंतन क्यों सीमित करेगा बच्चों का, नहीं कर सकता कभी भी। तो कक्षा में प्रारंभ प्रश्न पूछने के साथ करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों के चिंतन को उद्दीपित किया जाए, ताकि वे उस विषय वस्तु पर चिंतन करने को तैयार हो जाएं। साथ ही विद्यार्थियों में उत्सुकता का संचार हो। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाना भी इसका उद्देश्य होता है, और प्रश्न पूछकर शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित करना कभी हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को सुनिश्चित कर सके लड़के लड़कियों का अलग अलग समूह हो, वह उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थियों या सभी प्रतिभागियों का सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। तो देखिए, ऊपर के जो 3 ऑप्शन थे उसमें तीनों में ही कुछ कुछ नेगेटिव नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी, पढ़ते समय ही पता चल रहा था। ठीक है, भाई ऐसा क्यों करेंगे, लड़के लड़कियों का समूह अलग हो,
उनके अंकों के अनुसार समूह थोड़ी ना बनाएंगे हम लोग और केवल 2 समूह बनाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे? डी, हम क्या करना है, हमें सभी प्रतिभागियों का सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना है। ये नहीं वहां पे जाके कोई ये करना है कि भाई तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, सबको बराबर। क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय शिक्षक को चाहिए कि सभी प्रतिभागी आपस में मिलकर सहभागिता बनाएं तथा आपस में सहयोग करें। टीचर का यही काम होता है और आपको भी एक बहुत अच्छा शिक्षक बनना है आगे जाकर, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो सके और हमारे जो स्टूडेंट्स हो आपके, उनका भविष्य एकदम संवर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। देखिए, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक प्रवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो बताइए, हाँ, इसका आंसर है सी, नहीं होनी चाहिए। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्याएं करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पुस्तक इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि वह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की ही व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में ज्ञान को सीमित कर देगा ना, विद्यार्थियों के चिंतन का विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की बुक्स की जरूरत नहीं है जो चिंतन को सीमित कर दे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा जो चीजें नेगेटिव सी लगती हैं या नेगेटिव से होते हैं, उससे रिलेट ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, ये बहुत काम देती है चीज जब आप एग्जाम करते हैं, और ध्यान से कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा एक वीडियो है कि 15 मिनट में ऑनलाइन एग्जाम देना कैसे सीखें, उसको जाके देख लीजिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पे एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। और एक वीडियो है कि भाषा का सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वो मुझे अभी चेंज देखने के लिए मिला था तो मैंने बनाया था। तो दोनों ही देख लीजिए, बहुत काम के हैं अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं। बाकी आप पहले दे चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ जाएगी। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में किसे प्रस्तावित नहीं करता है? एनसीएफ देखो नेगेटिव चीजों को प्रस्तावित नहीं करता है, वो एकदम बहुत अच्छी चीजों पे ध्यान देता है। देखते हैं आपको आता है कि नहीं। वैसे तो ऑप्शन सामने ही है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन है हम तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने से कितना। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, या फिर तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या विषयानुसार उपागम। तो क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देता है। इन सब छोटे बच्चों को इन सब चीजों पे जोर नहीं देता है, वो मेन उस पे देता है कि बच्चे करके सीखे चीजें, बस सीखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है, बताइए। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरियों और दिशाओं की समझ, प्रतीकों स्केल पैमानों की समझ, और स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है बी, ए, बी और सी, यानी कि तीनों ही। भाई, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना ये इसकी मेन आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए क्यों नहीं है। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को मानचित्र बनाने व समझने के लिए विद्यार्थियों के स्थानों के सापेक्ष स्थिति, दूरी एवं दिशाओं के साथ साथ प्रतीकों एवं पैमानों को समझना आवश्यक होता है। ड्राइंग करना मानचित्र का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने बोला था अगर 30 क्वेश्चन करेंगे आपको 60 क्वेश्चन हो जाएंगे मिनिमम, और मुझे लगता है 60 से ज्यादा ही आपको फैक्ट्स पता चल गए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो या हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं आपको, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? अब देख लीजिए, आपको देख के ही वैसे पता चल गया होगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। मैंने पहले ही बोला था रटना, तो ये चीज आनी ही नहीं है कहीं पे, ठीक है? पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, हाँ भाई देंगे। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? भौतिक सामाजिक प्रवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करेंगे, विकसित करता करना, ठीक है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझना, चिंतन करके अपनी अभिव्यक्ति देना। इससे छात्र की बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। सिद्धांतों को रटकर याद करना कराना पर्यावरण अध्ययन का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं भी आपको जब ये क्वेश्चंस कराती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि आपको समझाऊं, बार बार चीजें समझाऊं। ऐसा ना हो आप ये क्वेश्चन को देखें कि भाई आंसर तो सामने है और वीडियो स्किप कर दें। मेन ये चीज नहीं कि आप वीडियो को, मेरा कोई ये उद्देश्य है कि पूरा देखें, या वो सब कोई उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य ये है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, आपके दिमाग में चीज़ें इस तरीके से बैठें कि बस आपका एग्ज़ाम क्लियर ही हो जाए। वहाँ जाके भी आप उस तरीके से सोचें, जैसे यहाँ पे मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि भई आप इस चीज़ को समझें। ये चीज़ मेरी भी बिल्कुल नहीं है कि आप क्वेश्चन का आंसर देखें और स्किप करके निकल जाएँ, नहीं। हमें आपको एकदम चीज़ें सिखानी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, या जिनका चल रहा है उनके लिए भी फ़ायदा हो। सब चीज़ों को आप पढ़ के, समझो, करके सीखो हर एक चीज़। यही चीज़ हम भी चाहते हैं आपके लिए, ठीक है? तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर कर दीजिए, सबके साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका पहला जो पार्ट है वो ज़रूर देख लीजिए। आपको फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक भी दिया गया है नीचे, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए, हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए, ठीक है? ओके, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।